हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने एनडीडीएस के यूनिट 5 के सेकंड एंड लास्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इस वीडियो के बाद आप लोग की एनडीडीएस यहाँ पे कंप्लीट कवर हो जाती है। इसकी जो भी नोट्स है वो हमारे ऐप पर अवेलेबल है, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, तो अगर हम लोग इसको नाम सही देखें तो इसका नाम क्या है। इंट्रा मतलब अंदर और यूट्राइन मतलब यूट्रस। तो जो हमारा यूट्रस होता है, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर जो यूट्रस वाला पार्ट होता है, तो इस यूट्रस के अंदर हमारी ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। अब बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये होता क्या है, तो ये हमें जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। और इसको यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे यूट्रस में बिल्कुल ऐसा ऐसा करके फिट कर दिया जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे ये जो है ऐसे समझिए कि ये ऐसा करके, ठीक है, और ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे यूट्रस में ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल ये फिट हो जाता है। अब इसका काम क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, वो सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे। बाकी अगर हम लोग देखें तो देखो, इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज अ डिवाइस प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस। तो यहाँ पे क्या होता है, इस यूट्रस के अंदर हम लोग प्लेस करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग, मेनली फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान समझना। पहली बात, हम लोग उसको कहाँ पढ़ रहे हैं, अपने एनडीडीएस के अंदर। एनडीडीएस के अंदर जो भी ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म कंट्रोल रिलीज प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, तो ये जो आईयूडी है, इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ये लॉन्ग नहीं बल्कि बहुत ही लॉन्ग, मतलब ये लगभग जो है 1 ईयर से लेके, ठीक है, 5 ईयर तक अपनी ड्रग रिलीज करता रहता है। यानी कि इसका इफेक्ट हमें 1 साल से लेके 5 साल तक देखने को मिल सकता है। और मिनिमम 1 साल तो देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे कोई भी हमारा आईओडी हो। मतलब आज के दिन में जो भी आईओडी हमें देखने को मिलते हैं। अब इसका काम क्या है, तो मेनली फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि इसका जो मेन फंक्शन है वो हमारा होता है कॉन्ट्रासेप्शन का। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपने सुनी होगी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्यों ली जाती हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। यानी जब भी अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है तो वहां पे उसको अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जाती हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इस इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज किया जाता है। अब बेसिकली देखिए होता क्या है भाई, आपको पता है प्रेगनेंसी कब होती है, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब एक मेल का स्पर्म यहाँ पे एक फीमेल के ओवम से यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे फर्टिलाइज करता है, कंबाइन करता है, तो हमारा बनता है जाइगोट। और यही जाइगोट आगे चल के यहाँ पे बेबी में कन्वर्ट होता है। यानी बेसिकली यहाँ पे प्रेगनेंसी कब स्टार्ट होती है, जब जाइगोट यहाँ पे बनता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस जाइगोट को ना बनने दें तो प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। कैसे नहीं बनने देंगे भाई, स्पर्म को ओवम से कंबाइन ना करने दो। अब इसका क्या तरीका हो सकता है, जब भी यहाँ पे इंटरकोर्स होता है तो क्या होता है, जो मेल का स्पर्म है, ठीक है, वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाता है, ठीक है, और वहाँ पे अंदर जाते जाते वो क्या होता है, यूट्रस में यहाँ पे जो यहाँ पे ओवेरीज होती हैं, बेसिकली यही हमारा ओवम का प्रोडक्शन करती हैं एग का। तो यहाँ से जो एग होता है और जो स्पर्म होता है वो यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक है, और जो स्पर्म है भले वो एंट्री कर लियो, लेकिन अगर उस स्पर्म को हम लोग यहाँ पे डिग्रेड कर दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, उसको यहाँ पे पहुंचने ही ना दें यहाँ तक, तो हमारा काम बन जाएगा। तो आईयूडी यहाँ पे वही करते हैं। तो आईयूडी देखो कहाँ प्लेस करी जाती है भाई, यूट्रस में ही तो प्लेस करी जाती है। तो यहाँ पे आईयूडी हमारी प्लेस होती है। अब इस आईयूडी के अंदर हमारी कुछ ऐसे दवाएं, ऐसे कंपोनेंट्स रिलीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या क्या होता है। बहुत अलग अलग टाइप की आईयूडी होती है, बट आप लोग सिंपली समझो कि ये आईयूडी करती क्या है। जैसे बेसिकली मान लीजिए जो स्पर्म है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा स्पर्म है, ठीक है, तो जब स्पर्म यहाँ पे वजाइनल रूट के थ्रू एंट्री करता है, ठीक है, और सर्विक्स से होते हुए जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है आईयूडी के पास, तो आईयूडी से हमारी ऐसी ड्रग्स रिलीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, इस स्पर्म को यहाँ पे डिग्रेड कर देती हैं, मतलब कि इसको काम करने लायक नहीं छोड़ती हैं। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जब स्पर्म यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है तो फिर वो एग से कंबाइन करेगा नहीं और यहाँ पे प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। यानी इसका बेसिकली यूज यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन में किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे लोग जिनको यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी होती है, ठीक है, और उनको यहाँ पे एक सेफ इंटरकोर्स प्ले करना है, तो वहाँ पे जो है इस आईयूडी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत ही सेफ होता है, लगभग 1 से 5 साल तक यहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब ये कैसे अपना इफेक्ट शो करता है और कैसे इसको इंसर्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी तो हमने बस इंट्रोडक्शन देखा है। इंट्रोडक्शन आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। It delivers the drug directly to the target site, providing localized and sustained action with minimum systemic effect. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो आईयूडी है भाई, इसको हमने यूट्रस में प्लेस किया है।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ये जो आईयूडी है इसके अंदर जो भी चीज़ें रिलीज होती हैं, जैसे बेसिकली या तो इसके अंदर हमारा कॉपर होता है या तो हार्मोन्स होते हैं। तो अगर ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। मतलब बेसिकली होता क्या है कि ये जो आईयूडी है, ठीक है, इसके अंदर से जो भी ड्रग्स रिलीज होती हैं वो लोकली ही अपना एक्शन शो करती है, मतलब वो इसी एरिया के पास यहाँ पे रिलीज होती रहती है और इसी एरिया के पास अपना एक्शन शो करती है। यानी कि इसी एरिया में जब भी कोई स्पर्म यहाँ पे एंट्री लेता है तो उस स्पर्म को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है, और यहीं पे अपना एक्शन शो करती हैं। इनका सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है। इस वजह से ये काफी सेफ होती है, मतलब काफी सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आईयूडी, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आज के दिन में हमारा जो है कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो कॉपर टी और हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर आप लोग देखो तो आईओडीज जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेनली यहाँ पे अभी हम लोग उसका टाइप्स देखेंगे, बट आप लोग सिंपली समझो कि ये दो तरीके की मेनली होती हैं। एक होता है हार्मोनल आईओडी, ठीक है। तो हार्मोनल आईओडी क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं। अब हार्मोन रिलीज करके क्या करती हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। और एक होता है कॉपर आईओडी, ठीक है। तो कॉपर आईओडी में हमें यहाँ पे इस कॉपर की इस तरीके से वाइंडिंग देखने को मिलती है। तो कॉपर आईओडी क्या होता है, कॉपर रिलीज करती है, ठीक है। तो कॉपर भी हमारा स्पर्मिसाइडल होता है, मतलब स्पर्म सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये जो हार्मोन्स होती हैं ये भी हार्मोन्स भी कुछ ऐसा काम करते हैं, मतलब कि यहाँ पे यूट्रस की वॉल वगैरह को थिक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता है अपने एक्टिव साइट्स पे, ठीक है, जहां पे उसको एक्शन शो करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन हमें देखने को मिलता है और आईओडी यहाँ पे काफी सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पे आज के दिन में हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहली बात क्या है भाई, बहुत ही लॉन्ग टर्म, क्योंकि यहाँ पे लगभग ये 1 से 5 साल तक अपना एक्शन शो करते हैं, तो काफी लॉन्ग टर्म और रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल क्या है भाई, देखिए जब तक यहाँ पे मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी है तब तक इस आईओडी को प्लेस रखो, और जैसे ही प्रेगनेंसी कभी प्लान करनी हो तो इस आईओडी को बहुत इजिली यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। मतलब इस आईओडी में क्या होता है, देखिए इस आईओडी में नीचे थोड़ा सा इस तरीके से कुछ हमारे फाइबर्स ऐसे मतलब हैंग करते रहते हैं, ठीक है। तो इस फाइबर्स के थ्रू यहाँ पे इस आईओडी को बहुत इजिली यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, लेकिन खुद नहीं, डॉक्टर्स या नर्सेज के अंडर में, ठीक है। तो इसको बहुत इजिली यहाँ पे रिवर्सिबल मतलब कि निकाला भी जा सकता है, बहुत इजिली इंसर्ट भी किया जा सकता है, बट अंडर सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, ठीक है, एंड नर्सेज। The effectiveness of IUD as birth control is considered to be 99.2 to 99.9%, यानी कि देखो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी लगभग 99% केस में यहाँ पे ये बर्थ कंट्रोल कर ही देती है, ठीक है, स्पर्म को डिग्रेड कर ही देती है। डज नॉट इम्पैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग। अब अगर मान लो कोई ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे लेडी है तो वहाँ पे उसमें भी ये कोई इम्पैक्ट नहीं करती है, कोई छेड़छाड़ नहीं करती है, ठीक है। सेक्सुअल लाइफ के साथ भी कोई इंटरफेयर नहीं करती है, हार्मोनल साइकिल के साथ भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं कॉज करती है। रिस्क भी यहाँ पे काफ़ी लोअर होता है कंपेयर टू पिल। जैसे क्या होता है कि कभी कभी जब भी यहाँ पे कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होता है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनको प्रेफर करती हैं, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ठीक है, मतलब उसमें रिस्क के चांसेस काफ़ी होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग आईओडी की बात करें तो वहाँ पे रिस्क हमारा बिल्कुल ना के बराबर होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारा बहुत ही लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल ऑफर करता है, क्योंकि देखो इसका जो एक्शन है वो 2 से 10 साल तक होता है, तो जब तक इसका एक्शन रहेगा तब तक बर्थ कंट्रोल रहेगा। और उसके बाद किसी भी एज की वुमेन के थ्रू यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। लोकलाइज्ड ड्रग एक्शन होता है जिसकी वजह से सिस्टमिक साइड इफेक्ट रिड्यूस होते हैं, मतलब कि यहाँ पे दवा हमारी ब्लड में अब्जॉर्ब होती ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल और कन्वीनियंट टू यूज होता है, ठीक है। उसके बाद इजिली रिमूवेबल व्हेन कंट्रासेप्शन और थेरेपी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात है कि इसको जब चाहो तब यहाँ पे जो है रिमूव भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे यूजफुल फॉर कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ हार्मोन्स। अब यहाँ पे क्या है ना कि कभी कभी कुछ ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जिनमें हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, तो उस केस में हार्मोनल आईओडी का यूज हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ जो है हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसमें भी यहाँ पे इसका यूज हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इंसर्शन में कॉज डिस्कम्फर्ट और पेन। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे अब आईओडी है, ठीक है, तो अब जैसे इसको जब यहाँ पे इंसर्ट करना होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इंसर्ट करते टाइम पेन वगैरह हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वजाइनल रूट के थ्रू ही इसको इंसर्ट करना होता है। उसके बाद मे लीड टू इरिटेशन, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सूट ना करे और वहाँ पे उनमें इरिटेशन हो जाए, ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इरेगुलर ब्लीडिंग इन इनिशियल स्टेज। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे आईओडी प्लेस करी जाती है तो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग के कुछ दिनों में एक इनिशियल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर वुमेन विथ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज। अब मान लो कोई फीमेल है, ठीक है, जिसमें कुछ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ठीक है, उसके पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन है या फिर कोई यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी है, तो भाई उस केस में आईओडी का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कैन कॉज अनवांटेड एलर्जीज। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मतलब
कुछ लोगों में सूट ना करे और वहाँ पे एलर्जी भी कॉज हो सकती है। एंड डजन प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडीज। तो ये यहाँ पे मतलब एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हो। बाकी वही है कि यहाँ पे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करता है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसके डेवलपमेंट को देखें कि कैसे हमारा आईओडी जो है डेवलप हुआ ईयर बाय ईयर, कैसे इसका डेवलपमेंट जो है आगे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला। तो अगर इसके अर्ली बिगनिंग की बात करें तो 1909 के आसपास यहाँ पे जो रिचर्ड रिस्टर थे, ठीक है, जो कि जर्मनी में थे, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे सिल्क वॉर्म गट, ठीक है, तो सिल्क वॉर्म आपको दिख रहा होगा, ये हमारा होता है, तो इसके गट से यहाँ पे एक रिंग बनाई, ठीक है, एक रिंग टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया और इसको सबसे पहले एज अ इंट्रायूट्राइन डिवाइस यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो पहले आईओडी यहाँ पर रिंग शेप में इस्तेमाल करी गई। 1920s की बात करें तो इन्होंने भी रिंग शेप आईओडी बनाई, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सिल्वर वायर या मेटल अलॉय का भी यूज किया अलोंग विद सिल्क वॉर्म गट, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करके इन्होंने जो है फिर से यहाँ पे रिंग शेप की आईओडी को डिजाइन किया। उसके बाद 1950 से 1960s की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक आयोडीज का भी इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है, जो कि बहुत इजली इंसर्ट यानी कि बहुत इजली यहाँ पे यूट्रस में प्लेस करी जा सकती थी, क्योंकि जो रिंग शेप था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता था विदाउट डायलेटिंग द सर्विस, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई आईओडी को हमें वजाइना के थ्रू ही प्लेस करना होता है। अब ये जो सर्विक्स है यहाँ पे देखो, ये सर्विक्स ना बहुत ही पतला सा रास्ता होता है, तो इसको क्या होता है, इसको जैसे अगर मान लो कोई रिंग शेप आईओडी है, अब इस रिंग को अगर हमें यहाँ पहुंचाना है तो इसको थोड़ा सा डायलेट करना पड़ेगा, इसको चौड़ा करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे रिंग अंदर जा पाए, ठीक है। तो इन्होंने 1950 और 1960s के टाइम जो आईओडी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई, वहाँ पे सर्विस को डायलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिना डायलेट के भी आईओडी यहाँ पे प्लेस करी जा सकती थी। उसके बाद 1960s के आसपास यहाँ पे जो जैक लिपेस थे, उन्होंने यहाँ पे लिपेस लूप्स, ठीक है, मतलब ये आईओडी का नाम था। तो ये आईओडी बेसिकली प्लास्टिक की डबल एस शेप की आईओडी थी, इसको यहाँ पे डिजाइन किया, जो कि बहुत वाइडली यहाँ पे पॉपुलर हुई, बहुत वाइडली यहाँ पे यूज करी जाने लगी। अब लेटर 1960s की बात करें तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट ऑफ कॉपर इन एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉवर्ड एटम ऑफ द टी शेप डिजाइन विद कॉपर। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, 1960s के टाइम क्या हुआ, ये देखा गया, ठीक है, कि जो कॉपर है, कॉपर यहाँ पे एक कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि एंटी स्पर्म की तरह भी काम, मतलब कॉपर के अंदर ये देखा गया, मतलब पहले नहीं पता था बट बाद में ऐसा डिस्कवर किया गया कि जो कॉपर है, ठीक है, ये स्पर्मिसाइडल इफेक्ट शो करता है। स्पर्मिसाइडल का मतलब कि जो स्पर्म है उसको यहाँ पे किल कर सकता है। तो जब ये ढूंढा गया तब यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर को, ठीक है, कॉपर को यहाँ पे आईओडी के साथ मिला के एक टी शेप यानी कि इस तरह की आईओडी को यहाँ पे डेवलप किया गया, जो कि बहुत पॉपुलर हुई, बहुत वाइडली यहाँ पे यूज होने लगी। तो 1970s के आसपास देखिए क्या हुआ, द टी शेप कॉपर आईओडी बिकम स्टैंडर्ड बिकॉज दे फिट द यूट्राइन कैविटी बेटर एंड हैड लोअर फेलियर रेट। तो यहाँ पे जो टी शेप का कॉपर आईओडी था, ठीक है, टी शेप का है ना, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत वाइडली यहाँ पे यूज करा जाने लगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लेट 1970s और 1980s की बात करें तो यहाँ पे हमारा हार्मोनल आईओडीज का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। मतलब कि पहले क्या हुआ, पहले कॉपर आईओडी का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद ऐसी आईओडी डेवलप करी गई जिसके अंदर हमारे कुछ हार्मोन्स होते थे, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन वगैरह होते थे, ठीक है, नॉर्जेस्ट्रल। तो ये बेसिकली यहाँ पे हार्मोन्स क्या करते थे, ये हार्मोन्स यहाँ पे यूट्रस की वॉल को थिक कर देते थे, जिसकी वजह से स्पर्म क्या होता था, स्पर्म यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता था, ठीक है। तो ये भी हमारा डेवलप किया गया, ठीक है, जो कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता था कि जैसे कॉपर जो आईओडी है, ठीक है, ये काफी सक्सेसफुल तो थी, लेकिन कॉपर आईओडी से यहाँ पे ब्लीडिंग काफी हो जा रही थी, ठीक है, मतलब फीमेल्स में ब्लीडिंग के इश्यू काफी ज्यादा नॉर्मल हो गए थे, देखने को मिल रहे थे। तो जो हार्मोनल आईओडी थी उसके साथ यहाँ पे ब्लीडिंग का इशू भी सॉल्व हो गया, जिसकी वजह से हार्मोनल आईओडी यहाँ पे काफी वाइडली यूज करी जाने लगी। अब अगर मॉडर्न एरा की बात करें तो आज के दिन में अलग अलग फीमेल्स के अकॉर्डिंग कॉपर और हार्मोनल इन दोनों तरह की आईओडी का बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है फॉर लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन विद इंप्रूवमेंट्स इन मटेरियल, शेप, इंसर्शन टेक्निक, सेफ्टी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो आज के दिन में ऐसी आईओडीज को डेवलप कर लिया गया जो कि काफी सेफ हैं, काफी इफेक्टिव हैं और काफी इनका इंसर्शन भी ईजी है, ठीक है, और इनको काफी वाइडली एक्सेप्ट भी करा जाने लगा है, ठीक है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ आईओडी। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ आईओडीज की बात करें तो आईओडीज बेसिकली यहाँ पे हमारा फ्लेक्सिबल इंसर्शन डिवाइस होते हैं जो कि, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन ऑफर करते हैं। अब यहाँ पे इनको जो है 3 तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है। पहला हो जाता है मेडिकेटेड आईओडीज, दूसरा हो जाता है नॉन मेडिकेटेड आईओडीज एंड थर्ड हो जाता है हमारा बायोडिग्रेडेबल आईओडीज। तो अगर हम लोग यहाँ पे नॉन मेडिकेटेड आईओडीज की बात करें तो जैसे इसका नाम है, इसके अंदर मतलब कि कोई मेडिकेशन नहीं होती है, ठीक है, मतलब इसके अंदर ना कॉपर होगा ना हॉर्मोन्स होंगे। अब अगर हार्मोन कॉपर नहीं है तो कैसे कंट्रोल करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। ये करते क्या है,
पहली बात तो ये फर्स्ट जनरेशन आयोडीज है, मतलब कि जो हमने अभी देखा था ना कि हमारा रिंग शेप का आयोडी डेवलप किया गया सिल्क वॉर्म गट से और हमारे जो कुछ स्टील या फिर मेटल अलॉय का यूज करके, तो ये मतलब कह सकते हो फर्स्ट जनरेशन की आयोडी थी, यानी सबसे पहले इनको डेवलप किया गया। अब यहाँ पे बेसिकली ये काम कैसे करते थे, देखो ये काम ऐसे करते थे कि ये क्या करते थे, ये यहाँ पे हमारी कह सकते हो कुछ मतलब अपना एक्शन शो करके इम्यून रिएक्शन कॉज करते थे, मतलब कि या तो ये थोड़ा सा यूट्रस में हल्का बहुत लिटिल बिट डैमेज कॉज कर देते थे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था कि दे वर्क बाय कॉजिंग अ फॉरेन बॉडी रिएक्शन, मतलब कि ये ऐसा मतलब एक इम्यून रिएक्शन कॉज करते थे जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को लगता था कि हमारी बॉडी में कुछ अटैक हुआ है फॉरेन पार्टिकल का, और उस फॉरेन पार्टिकल को फिर हमारा क्या करता था भाई, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, तो स्पर्म क्या है, स्पर्म एक हिसाब से एक फॉरेन पार्टिकल ही है, तो फिर वो इम्यून सिस्टम क्या करता था, स्पर्म को यहाँ पे जो है किल कर देता था, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता था। तो कुछ इस तरीके से मतलब यहाँ पे हमारा बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम को यूज करके ये आयोडीज यहाँ पे वर्क करती थी। बाकी देखो, नो ड्रग और मेटल इज यूज्ड, ओनली द मैकेनिकल प्रेजेंस प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, तो यहाँ पे हमारा कोई भी ड्रग वगैरह या फिर मेटल वगैरह नहीं यूज किया जाता था, यहाँ पे एक मैकेनिकल प्रेजेंस मतलब कि जो आयोडी है, ठीक है, वो खुद ही यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा रिएक्शन कॉज करते थे कि हमारा स्पर्मिसाइडल इफेक्ट हमें देखने को मिलता था। अब अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो हमारा लिपस लूप हो गया जो कि डबल एस शेप पॉलीथाइलिन लूप था, ठीक है, फिर हमारा ग्राफेनबर्ग रिंग हो गया जो कि सिल्वर वायर की रिंग थी, और हमारा यहाँ पे मैर्गलियस स्पाइरल हो गया जो कि प्लास्टिक कॉइल थी। तो ये हमारा जो है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल हो जाता है। अब यहाँ पे देखो नॉन मेटल भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे बेसिकली नॉन मेटल से हमारा कॉपर की बात करी जा रही है कि यहाँ पे कॉपर का यूज नहीं होता था, ठीक है। तो ये हमारा नॉन मेडिकेटेड आयोडीज हो गए। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भाई इसका एडवांटेजेस हमारा बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इनएक्सपेंसिव है, जब कोई दवा वगैरह यूज ही नहीं होनी तो इनएक्सपेंसिव है, और लॉन्ग एक्टिंग ये भी हमारी होती थी, उतनी नहीं होती थी बट हाँ फिर भी यहाँ पे एक लॉन्ग एक्शन हमें प्रोवाइड करती थी। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारा हाइयर रिस्क ऑफ पेन ब्लीडिंग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे ब्लीडिंग और पेन का जो रिस्क है वो काफी हाई था, ठीक है, और एक्सपल्सन मतलब कि ऐसा भी होता था कि ये जो आयोडीज थे, ठीक है, ये मतलब एक्सपल मतलब ये बाहर ही निकल आते थे, ठीक है, अंदर रह ही नहीं पाते थे। लोअर कंट्रासेप्टिव एफिकेसी कंपेयर टू न्यूअर टाइप, और यहाँ पे मतलब हर बार ये अपना एक्शन भी अच्छे से नहीं शो कर पाते थे, कभी कभी यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन के चांस मतलब कॉन्ट्रासेप्शन के जो है कॉन्ट्रासेप्शन एफिकेसी थोड़ी सी कम होती थी कंपेयर टू जो हमारे न्यूअर आयोडीज है। न्यूअर मतलब कि जो हमारी मेडिकेटेड आयोडीज है, जैसे कि हमारा कॉपर हार्मोनल। तो अगर हम लोग मेडिकेटेड की बात करें तो ये हमारी सेकंड और थर्ड जनरेशन आयोडी है, और इनको डिजाइन किया गया है इंप्रूव इफेक्टिवनेस और साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। अब इसके हमारे दो टाइप हैं, पहला हमारा कॉपर आयोडी, दूसरा हमारा हार्मोनल आयोडी, जिसको हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा कॉपर आयोडी है तो इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर कॉपर होता है, ठीक है, और यहाँ पे रैप्ड होता है अराउंड अ प्लास्टिक फ्रेम। तो ये प्लास्टिक फ्रेम के अराउंड में हमारा कॉपर ऐसे रैप होता है, और यहाँ पे टी शेप का यूजुअली हमें देखने को मिलता है। बाकी हमारे कुछ ऐसे मतलब 7 शेप की भी आयोडी आती हैं, और कॉपर आयन एक्ट एज अ स्पर्मिसाइडल एजेंट, ठीक है, और ये जो कॉपर आयन है ये क्या करता है, स्पर्मिसाइडल मतलब कि स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेजिंग स्पर्म एंड प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। अब भाई जब हमारा स्पर्म डैमेज हो जाएगा तो वो ओवम के साथ कंबाइन करेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, जाइगोट फॉर्म होगा नहीं, ठीक है, प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। द लोकल इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ऑफ कॉपर ऑल्सो मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अब यहाँ पे क्या होता था कि कॉपर यहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन भी यूट्रस के अंदर कॉज कर देता है कभी कभी। तो इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा भाई, यूट्रस स्वेल हो जाएगा, और जब यूट्रस स्वेल होगा, ठीक है, तो यूट्रस जब स्वेल हो गया तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म एंट्री नहीं ले पाएगा, है ना, तो वहां पे भी हमारा अनसुटेबल हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारा जैसे कॉपर T200 हो गया, कॉपर 380A हो गया, नोवा टी हो गया, मल्टीलॉइड, तो ये हमारे ब्रांड नेम से हमें आयोडीज हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, कॉपर आयोडी। अब एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ही हाईली इफेक्टिव होती है, रिवर्सिबल होती है, हार्मोन फ्री होती है, सुटेबल फॉर वुमेन हु कांट यूज हार्मोनल मेथड। तो कुछ कुछ लेडीज ऐसी होती हैं, कुछ कुछ फीमेल्स जहाँ पे हार्मोनल आयोडी का यूज नहीं किया जा सकता, वहाँ पे हमारी कॉपर आयोडी बहुत ही अच्छे से अपना काम करती है। मे कॉज हैवियर पीरियड्स और क्रैम्प्स इनिशियली, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रैम्प्स वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह इनिशियली देखने को मिल सकती है। अब अगर हम लोग सेकंड टाइप की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, ये हमारी ऐसी आयोडी होती है जिनके अंदर हमारे हार्मोन्स फिल होते हैं जो कि हमारा कंट्रोल्ड रेट से रिलीज होते रहते हैं। तो इसके अंदर या तो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है या तो लिवोनॉर्जेस्ट्रल हो सकता है, ठीक है, इनक्लोज्ड इन अ पॉलीमर रिजर्वायर फॉर स्लो एंड कंट्रोल रिलीज। तो ये कैसे काम करते हैं, दे एक्ट बाय थिकनिंग सर्वाइकल म्यूकस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा सर्विक्स है, ठीक है, ये सर्विक्स को बहुत ज्यादा थिक कर देते हैं। अब एक बात बताओ, जब सर्विक्स यहाँ पे थिक हो गया तो भाई ये स्पर्म कहाँ से एंट्री ले रहा है, इसी सर्विक्स के थ्रू तो अंदर जाएगा। तो जब ये सर्विक्स थिक हो जाएगा तो फिर ये बहुत नैरो हो जाएगा, जब ये बहुत नैरो हो जाएगा तो स्पर्म अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो जब अंदर नहीं जाएगा तो यहाँ पे हमारा
फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बाकी ये इनहिबिटिंग स्पर्म मोटिलिटी, अब यहाँ पे ये क्या करते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी मतलब स्पर्म का मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, तो स्पर्म का मूवमेंट को भी यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं। भाई स्पर्म मूव करता है तभी तो अंदर तक जाता है, तो जब ये मूवमेंट इनहिबिट हो गया तो वहाँ पे भी नहीं हो जाएगा। मेकिंग इम्प्लांटेशन डिफिकल्ट, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पर्म यहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो पाता है अंदर, और यहाँ पे हमारा कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे यहाँ पे प्रोजेस्टासर्ट हो गया जो कि हमारा प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग आईओडी होता है, और एक हमारा मिरेना हो गया जो कि हमारा लिवोनॉर्जेस्ट्रल रिलीजिंग आईओडी होता है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो काफ़ी जो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और पेन यहाँ पे रिड्यूस करता है, मतलब कॉपर में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है जो कि हमारा हार्मोनल आयोडीज के साथ नहीं होती है। लोकल हार्मोन इफेक्ट भी साथ साथ प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टमिक साइड इफेक्ट यहाँ पे मिनिमल होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि हार्मोन यहाँ पे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए तो हार्मोन का लेवल अननेसेसरी बढ़ गया, तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि भाई देखो, अगर किसी के अंदर हार्मोन लेवल पहले से ही बढ़े हुए हैं तो वहाँ पे थोड़ा हार्मोनल साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंसिव भी होता है कंपेयर टू कॉपर आयोडीन। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने थर्ड या फिर जो बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में, तो ये हमारी होती हैं बायोडिग्रेडेबल आयोडी। जैसे यहाँ पे ये दोनों आयोडी क्या होती हैं, ये दोनों आयोडी जब अपना ड्रग रिलीज कर लेती हैं तो इनको खुद से मतलब इनको बाहर निकालना होता है, ये बॉडी के अंदर डिग्रेड नहीं होती हैं। लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल है तो ये ऐसी आयोडी हैं जो कि बॉडी के अंदर ही डिग्रेड हो जाती हैं एक टाइम के बाद। हालांकि ये अभी भी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर है, इनका डेवलपमेंट अभी चल ही रहा है, ठीक है, मार्केट में फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है, और ये बहुत ही स्लोली ड्रग्स को रिलीज करती हैं और नेचुरली यहाँ पे डिजॉल्व हो जाती हैं जब भी यहाँ पे ड्रग एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से रिमूवल प्रोसीजर यहाँ पे अवॉइड हो जाता है। अब अगर हम लोग फाइनली बात करें अपने इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम के एप्लीकेशन के बारे में, तो सिंपल सी बात है, बहुत ही लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। हार्मोन्स को यहाँ पे लोकली रिलीज करता है फॉर थेरापेटिक इफेक्ट, तो जो हार्मोनल आयोडी हैं वो यहाँ पे लोकली हार्मोन्स को भी रिलीज करती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हार्मोनल आयोडी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वगैरह भी अवॉइड होती है। स्पेशली जैसे हार्मोन्स मान लीजिए किसी के इम्बैलेंस हैं तो वहाँ पे हार्मोनल आयोडी का यूज करके, जैसे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह थोड़ा ज़्यादा कम हो जाती है फीमेल्स में, तो हार्मोनल आयोडी का यूज करके इसको भी जो है रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद यूज्ड इन पोस्ट मीनोपॉजल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब फीमेल्स में यहाँ पे मीनोपॉज होता है, मतलब एक टाइम के बाद जब यहाँ पे उनकी पीरियोडिक साइकिल खत्म हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उनको हार्मोन बैलेंस यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस टाइम हार्मोन बैलेंस को दोबारा से मेंटेन करने में भी ये आयोडीज यहाँ पे अपना हेल्प कर सकती हैं। और उसके बाद एक्सप्लोर्ड फॉर लोकलाइज्ड डिलीवरी, और यहाँ पे जैसा कि मान लीजिए अगर यूट्रस में कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लामेशन है, तो वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को रिलीज करने के लिए भी इनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, ठीक है, अभी किया जा रहा है। बाकी इसका मेन यूज तो कॉन्ट्रासेप्शन में ही होता है, लेकिन इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे आईओडी का कंप्लीट लेक्चर। आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी एनएडीएस यहाँ पे कंप्लीट होता है, और कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।